और बेचारा के बाद आ गया ये जवानी, बेचारा जवानी। सोहेल अजीमाबादी का नाम क्या था? मुजीबुर रहमान था। 1911 पटना पैदा हुआ। 1979 में पैदा इलाहाबाद में इंतकाल किया। चलिए जवानी पढ़ते हैं। ब्याह होने 1 हफ्ते हो चुका था, मगर सुंदरी ने प्रभा से एक लफ्ज़ भी ना कहा था। सुंदरी प्रभा से एक लफ्ज़ भी ना कहा था। ब्याह हुए 1 महीने हुए थे। सुंदरी ने जवानी में किरदार है। सुंदर शौहर होता है, प्रभा बीवी होती है, कौशल्या महबूबा है, शांति शानो बहन है। शांति को शानो कहते हैं, बहन है। चलिए स्टार्ट करते हैं जवानी को। सोहेल अजीमाबादी का जवानी है। ब्याह हुए 1 हफ्ता हो चुका था, मगर सुरेंद्र ने प्रभा से एक लफ्ज़ भी ना कहा था। वह बाहर से आता और चुपचाप प्रभा के पास बैठ जाता। कभी कोई बात उठा लेता, कभी कोई रिसाला, वरना वक्त काट देता, फिर बाहर चला जाता। माँ बाप ने उसका ब्याह कर दिया था। वह उसके खुश बरादरी, इज़्ज़त और वक़ार पर अपनी सारी खुशियाँ तमन्नाओं को कुर्बान कर चुका था। वह समान सारे काम करता रहता था। ना उसकी ब्याह की कोई खुशी ना थी, बल्कि हद दर्जा रंज था। आज जब वह बाहर जाने के लिए कपड़े पहनने को कमरे में आया तो फिर भास संगार मेज़ के साथ बैठी बाल सवार रही थी। उसने सुरेंद्र को देखते ही शर्मा कर अपनी नज़र को नीचे कर ली और बदन सिमटा कर बैठ गई। सुरेंद्र पर उसका बहुत असर हुआ। उसने अपने दिल में प्रभा के लिए हमदर्दी महसूस की। उसके सीने को गहराइयों से एक आह निकली, सीने में ही डूब कर रह गई। कपड़े बदलने का ख्याल उसके दिमाग से निकल गया और वह उसके थके हुए शख्स की तरह एक सोफे पर गिर पड़ी। वो सोचने लगा, मैं क्या कर सकता हूँ? माता पिता की जिद ने मेरे एक गरीब लड़की की ज़िंदगी में बर्बाद कर दी। 1000 पढ़ी लिखी है, मगर फिर भी हिंदुस्तानी लड़की है। इसी समाज में सांस लेती है जिसमें औरतें रस्म रिवाज की जंजीर में जकड़ी हुई है। ब्याह हुए 1 हफ्ता हो गया, मगर प्रभा के चेहरे पर एक मर्तबा भी हंसी और खुशी की झलक नजर न आई। वह बराबर उदास रहती है, जैसे पतझड़ में फुलवारी जब देखो एक गहरी सोच में डूबी होती है। वह खुश रहे तो क्यों कर औरत के सारे हंसी खुशी पति के दम से है। उसने बोलता हूँ और हंसता हूँ। वह घर से, माँ बाप से और अपने पराये से जुदा होकर आई है, और उस पर मेरा स्कूल। आखिर गरीब खुश क्यों कर रहे? मैंने कभी छोटे मुँह में तो इसका हाल ना पूछा। हाँ, ये सही है कि मैं उसे मोहब्बत नहीं दे सकता, लेकिन एक इंसान की तरह हमदर्दी तो कर सकता हूँ। दुनिया तो अब ये जानती है कि उसकी हर किस्म की खुशी की जिम्मेदारी मेरे सर पर है। दिल से ना सही, लेकिन समाज के सामने उसकी जिम्मेदारी को मैंने कबूल कर लिया है। मुझे उसके आराम का ख्याल करना चाहिए। वह अपनी जगह से उठा के प्रभा से कुछ बातें करे, लेकिन उसका दिल फिर भर आया और फिर सोफे पर बैठ गया। उसे अपनी ज़िंदगी के सारे वाक़यात एक एक करके याद आने लगे। कॉलेज में दाखिला होना, कॉलेज जाते हुए रास्ते में कौशल्या का मकान, उसके भाई से दोस्ती, फिर आना जाना, बहुत सी बातें, मोहब्बत, करार, शादी का वादा। अब फिर कलकत्ता वापस जाने वाला था, मगर किस जिद ने जाकर कौशल्या से बातें करेगा और क्या कहेगी।
आखिर उससे वादा करने की क्या ज़रूरत थी। कहेगी कि जब तक ये ना थे मेरी जज्बात से खेलते रहे, और जिसे ही वो दौलतमंद घर मिला ब्याह कर लिया। उसे ये किस मुंह से कह सकूँगा कि माता पिता ने ज़बान दे ही थी, और इज़्ज़त के ख़याल से मैंने अपनी सारी आरज़ुओं को खून कर दिया। अगर कहूँ भी तो उसको यकीन क्यों ना आएगा। सुरेंद्र वीर देर तक उसी किस्म की बातें सोचता रहा, और फिर प्रभा अपनी जगह समेटी समटाए बैठी रही। वो चाहता था कि प्रभा के साथ मोहब्बत का मोहब्बत का नहीं तो कम से कम हमदर्दी का बर्ताव ज़रूर करे, मगर लड़की की ज़िंदगी को बर्बाद होने से बचा ले, जिसका सहारा ब्याह के बाद पति का सिवा और कोई नहीं। वो ये भी सोचने लगा कि इस बनावटी मोहब्बत जाहिर करता रहे अपने दिल पर चाहे जो भी गुजरे, मगर प्रभा को मालूम ना हो। अगर उसे मालूम हो गया कि मुझे किसी दूसरी लड़की से मोहब्बत है तो उसका दिल टूट जाएगा, लेकिन है तो ज़रूर। मगर बला से जो कुछ दिल में पर बीतेगी महसूस करूँगा। खुद खिलता रहूँगा, लेकिन प्रभा को उसकी खबर ना दूँगा। यकायक फिर उसे कौशल्या याद आई। उसका दिल भर आया। तो सही है कि प्रभा को मेरे दिल की खबर ना होगी, लेकिन कौशल्या को ब्याह की खबर तो होगी। अगर मैं उसके सामने ना भी गया तो उसने क्या होगा। ज़्यादा से ज़्यादा मैं कुछ सुन ना सकूँगा, लेकिन उसका दिल भी क्या गुजरेगी। उसका दिल तो टूट ही जाएगा। वो ज़िंदा भी रह सकेगी या नहीं। जिस वक्त उसके मेरी ब्याह की खबर होगी वो सरपीट रही होगी, रोते रोते जान देगी। उफ, माता पिता ने दौलत की खातिर ज़िंदगियों को तबाह कर दिया। उसकी आंखें डबडबाईं। सुरेंद्र अपने ख्यालों में उलझा था कि उसकी छोटी बहन शांति आ गई और प्रभा को देखते हुए बोली, भैया आपने अब तक कपड़े नहीं बदले। प्रभा अपनी जगह पर हिली तक नहीं, बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। शांति ने भाभी को भी नहीं देखा और प्रभा को गुदगुदाना शुरू कर दिया। सुरेंद्र ने देखा कि प्रभा अजीब बेबसी में है, तो बोला, सानू। शांति से पलटकर भाई को देखा और खिसियानी सी हो गई। बोली, जी भैया, आज हम लोग सिनेमा जा रहे हैं। एक गिलास पानी लेती आओ। शांति को भी अच्छा मौका मिल गया। वह कमरे से बाहर चली गई और थोड़ी देर में पानी लेकर आई। सुरेंद्र ने पानी पी लिया और बोला, हाँ ठीक है, ज़रूर जाऊंगा सिनेमा। घर के सारे लोग सिनेमा चले गए। सुरेंद्र ना गया। शाम होने को आई, लेकिन सोफे पर पड़ा सोचता ही रहा। तरह तरह के ख़यालात उसके दिमाग में आते रहे। कभी कभी अपने ख़यालों से वह खुद ही डरता जाता, जैसे कोई शख्स डरावने से ख्वाब देखकर डर जाता है। थोड़ी देर तक तो उस पर अजीब कैफियत तारी रही। उसका दिल भी इतना चाहा था कि खुदकुशी कर ले, लेकिन कौशल्या से फिर मिलने की तमन्ना, उम्मीद और उसे ख़तरनाक मावरा रोका। उसका दिल चाहा कि फ़ौरन उठे और शहर चला जाए, वहाँ कौशल्या से मिलकर सारा हाल बयान कर दे। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी खुदकुशी की खबर सुनकर कौशल्या भी जान दे दे। मेरी ज़िंदगी के साथ दवा और 2 और ज़िंदगियाँ जाएंगी। कौशल्या तो यकीनन तौर पर जान दे देगी और उसकी भाभी अधमर्द होकर रह जाएगी। इसलिए ये गलत है। अब जिस तरह से भी हो इसी राह पर निकलनी चाहिए जिससे सब जिंदा रह सकें। उसे एक तरतीब सूझी। उसने सोचा कि रात के वक्त प्रभा से सब कुछ कह देगा। उसे साफ साफ कहूँगा कि मुझे तुमसे मोहब्बत नहीं और ना हो सकती, लेकिन समाज के कानून के मुताबिक तुम्हारी हो चुकी हूँ,
इसलिए तुम्हारे हर आराम का ख्याल और इंतज़ाम करता रहूँगा, लेकिन तुम इस बात की इजाज़त दे दो कि मैं कौशल्या से शादी कर लूँ। उसके दिल को इस ख्याल से बड़ा सुकून हुआ। उसे यकीन हो गया कि प्रभा लम्हे इजाज़त दे देगी और वह कौशल्या भी शादी करेगा। लेकिन कौशल्या की माँ बाप से क्यों कर पसंद करेंगे? उसके दिल को एक धक्का सा लगा। तीर कमान से निकल चुका था। अब ना कौशल्या का हो सकता था और ना कौशल्या उसकी हो सकती थी। दोनों हमेशा के लिए एक दूसरे से अलग हो चुके थे। मगर फिर भी प्रभा ने सारी बातें कह देना ज़रूरी है। कमरे में तारीकी छा चुकी थी। नौकर लैंप जलाकर रखने आया था। सुनने को यकायक चौंका। उसने कमरे में चारों तरफ नज़र डाली। सिंगा मेज़ पर प्रभा की तस्वीर रखी हुई थी। अब तक उसने प्रभा को पूरी तरह नहीं देखा था। प्रभा वाकई खूबसूरत लड़की थी। सुरेंद्र के दिल को फिर एक धक्का सा लगा। उसने दिल ही दिल में कहा, काश इस गरीब का ब्याह किसी दूसरे आदमी से होता और वह उसे खूबसूरत हुस्न को कदर करता, इससे मोहब्बत करता। लेकिन बदनसीब है, ऐसे आदमी से ब्याह कर दी गई है जिसके पास अब मोहब्बत दूसरे देने के लिए नहीं है। वह देश तक प्रभा की तस्वीर को देखता रहा, अफसोस करता रहा। सुरेंद्र का दिमाग जब सोचते सोचते थकने लगा तो उसने एक किताब उठा ली और उसे पढ़ने लगा शुरू कर दिया। फिर किताब लिए हुए मुसहरी पर लेट गया। किताब तारीख़ की थी, यही उसका पसंदीदा मौजू था। वो किताब पढ़ने सब कुछ भूल गया। देर तक उसे पढ़ता रहा। किताब देखते ही गर्क खा के यकायक चौंक पड़ा। प्रभा और शांति हंसती हुई कमरे में आ गई थी। उसने देखा प्रभा हंसती हुई उसे खूबसूरत मालूम होती देख रहा था। यकायक फिर प्रभा की नज़रों में उस पर पड़ी। नज़र पड़ते ही प्रभा शर्मा गई। उसके शर्मा जाने के बाद उदास सुरेंद्र को और भी मालूम हुआ। शांति ने भाभी को देखा तो शर्मिंदा होकर भाग गई। प्रभा शर्माई हुई खड़ी रही और सुरेंद्र उसे देखता रहा। यकायक सुरेंद्र को ख्याल आया। उसने कहा, आओ बैठ जाओ। प्रभा लजाती हुई आई और मुसहरी के पास कुर्सी पर बैठ गई। सुरेंद्र ने चारों तरफ कमरे में देखा और दरवाजे पर पर्दे पड़े हुए थे। आसपास किसी की आहट भी न थी। उसने फिर कहा, आओ यहाँ बैठो। प्रभा का दिल धक धक करने लगा। उससे पहले सुरेंद्र ने उससे कोई बात ना की थी। उसने सोचा, ये वक्त मौजू है, प्रभा सारी बातें साफ कर दे तौर पर कह देनी चाहिए। लेकिन हाँ, इस तरह के प्रभा को कोई सदमा ना पहुँचे। वो मुसहरी से उठ कर बैठा था। प्रभा को उठा कर लाए। अचानक उसे ख्याल आया कि दरवाजे खुले हैं, सिर्फ पर्दे पड़े हैं। उसने उठकर दरवाजे को देखा और आहिस्ता आहिस्ता बंद कर दिया। फिर मुसहरी पर बैठ गया और बोला, सुनो, तुमसे कुछ बातें करनी है। लेकिन प्रभा अब भी अपनी जगह से ना हिली। सुरेंद्र उठा और प्रभा के आसपास आया और उसका हाथ पकड़कर उठाने लगा। लेकिन प्रभा लजाती शर्माती अपना बदन सिमट गई। आखिर उसने दोनों हाथों से पकड़कर उसको उठाया। मालूम हुआ जैसे सुरेंद्र को बिजली चमकी छू गई। सारे बदन में सनसनी फैल गई। प्रभा सिमटाई मुसहरी बैठ गई। सुरेंद्र उसके पास ही बैठ गया। आहिस्ता से उसके शाने पर हाथ रखा, बोला, सुनो। उसने चाहा कि सब कह दे, लेकिन प्रभा ने जैसे ही हल्की सी मुस्कुराहट के साथ शर्माई हुई निगाहों से उसकी तरफ देखा। सुरेंद्र सब कुछ भूल गया, कुछ न कह सका। प्रभा उसे देखती ही रही। सुरेंद्र अपनी हालत का अंदाज़ा क्या फिर संभल कर बोला, सुनो प्रभा। प्रभा मुस्कुरा दिया। सुरेंद्र खिसियाना सा हो गया और फिर प्रभा का मुंह तकने लगा। फिर प्रभा ने शर्माते हुए कहा, कहिए। सुरेंद्र ने से कुछ ना कहा सका। अलबत्ता उसका हाथ खुद ही प्रभा के शाने से सरक कर उसके पहलू तक पहुंच गया।
सुरेंद्र के सारे बदन में चिंगारी सी लग छोंक चुकी थी छोंकने लग। वह औरत से प्रभा की शक्ल देखने लगा और प्रभा से करीब होता गया और दिल धक धक करने लगा। कभी कभी उसे हलक सूखता हुआ मालूम हुआ होता, मगर उसके दिल में कुछ ना था। आखिर उसने प्रभा को अपनी तरफ ज़रा ज़ोर से खींचा और सिमटती हुई बिल्कुल उसकी गोद में आ गई। उसने प्रभा को सर अपने जानों पर रखा और ज़रा कांपती हुई आवाज़ में बोला, प्रभा। प्रभा लजाई हुई आंखें बंद किए उसकी जानों पर सर रखे पड़ी थी। उसने कोई जवाब ना दिया, लेकिन सुरेंद्र ने आप कहा, मैंने तुम्हें 8 दिन तक मुफ्त ही सताया। तुम बहुत खूबसूरत हो। प्रभा ने अपना चेहरा सुरेंद्र के गोद में छिपा लिया। सुरेंद्र की अजीब कैफियत तारी हो गई। वह आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर झलकने लगा। उस वक्त तक कमरे में बाहर शांति ने आवाज़ दिया, भाभी खाना खाए चलिए ना। सुरेंद्र ने जवाब दिया, वो अभी आएगी सानो। साला भैंस।